हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 27th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको हर एस्पेक्ट से बताया जाएगा। इवन आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके ऑलरेडी 26 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको 26 लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं 27th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू पार्लियामेंट थर्ड पार्ट। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट, ये दो पार्ट इतने स्ट्रॉन्ग है इंडियन पॉलिटी के, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 50% क्वेश्चन इसी दो पार्ट से होंगे, पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट से। क्योंकि ये एक तरह से एक बेसिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको नॉलेज देगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, चलते देखते हैं अपन। देखो, ये वीडियो 3 बजे आता है, दिन में 3 बजे, अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे का मतलब क्या है? अल्टरनेट व्हाट आई मीन्स कि एक दिन छोड़ के एक दिन अगर ये वीडियो आज आया है तो ये परसों इसी टाइम पर 3 बजे आएगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ और बिल्कुल भी सब काम छोड़ दो, इस लेक्चर को जरूर देखो, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। इवन मैंने इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट करा दी है। आपको देखना कैसे है, प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के, वहाँ पर सारे वीडियो के मैंने कैटेगराइज कर दिया फोल्डर वाइज। आपको मिल जाएगा एडिटोरियल सेक्शन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, एमसीक्यू, इवन न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो, सब मिल जाएगा। क्लियर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं चैनल खड़ा कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको कंपटीशन एग्जाम की इजी तैयारी हो जाए। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड। भाई ये पूछ रहा है कि बताइए स्पीकर लोकसभा का कैसे वीकेंड से इलेक्ट किया जाता है। तो देखो क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पीकर, पहले अपन समझते हैं। जैसे कि मेरी आपको मालूम में पेटेंट है कि मैं आपको आर्टिकल बेसिस समझाता हूँ। देखो आर्टिकल नंबर 93 क्या कहता है? आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 दिखाता है पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। क्या है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को बताता है। क्लियर। आर्टिकल नंबर 94 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 94 कहता है रिजाइनेशन, वैकेंट, रिमूवल ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर। क्लियर। देन आफ्टर आर्टिकल नंबर 95, आर्टिकल नंबर 95 फंक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर के वर्क क्या है, इस आर्टिकल नंबर 95 में डिफाइन किया गया है। याद रखना ये तीनों आर्टिकल को। अब देखो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसको चूज किया जाता है। क्या कहता है? चूज किया जाता है बाई मेंबर ऑफ द लोकसभा। सारे मेंबर इसको चूज करते हैं स्पीकर को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा। क्लियर, समझे। अब पार्लियामेंट यहां पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर राज्यसभा भी आती है। क्या आती है? राज्यसभा भी आती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पब्लिक डायरेक्टली नॉट, ये इनडायरेक्टली वीकेंड से चूज करा जाता है, तो डायरेक्टली नहीं होता। क्लियर। देन आफ्टर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेजोरिटी पार्टी, नहीं, पार्टी मेजोरिटी नहीं, कोई सी भी पार्टी हो, अगर लोकसभा का मेंबर है तो वो वोट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर और चूजन ऑफ द स्पीकर। याद रखना। चलते अपन आगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस। अब ये पूछ रहा है कि बताइए कौन ओथ नहीं लेता है ऑफिस की। क्लियर। तो देखो स्पीकर नहीं लेता है, याद रखना, स्पीकर कभी भी शपथ नहीं लेता है। क्लियर। चलते अपन आगे। हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट द रिजाइनेशन टू। देखो आर्टिकल नंबर 94, आर्टिकल नंबर 94 में डिफाइन करा गया है रिजाइनेशन, वैकेंसी और वैकेंट और रिमूवल ऑफ द स्पीकर। अब इसको रिजाइन करना है तो रिजाइन किसको देगा? रिजाइन देगा डिप्टी स्पीकर को। किसको? डीवाई स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को देगा।
हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमूव, इसको रिमूव कैसे किया था अंडर आर्टिकल नंबर 94। तो क्या होता है कि लोकसभा से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्लियर, देखते हैं अपन। देखो, बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, गलत। क्योंकि क्या है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द हाउस, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से रिमूव किया जाता है। अब देखते हैं, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। ये तो सिर्फ ओनली किसके लिए है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, अंडर आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। याद रखोगे तो ये किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। नन ऑफ दिस तो छोड़ो, क्लियर, तो बी सही है। रिगार्डिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है कि बताइए लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके ऑफिस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ही सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तब होता जब रिमूव किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा, अपॉइंट भी किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर, गलत होगा। ही सी नीड नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ हिज इलेक्शन, बिल्कुल गलत है। मेंबर होगा तभी स्पीकर बनेगा। क्लियर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया फिर 6 महीने में आप मेंबर बन जाना, ऐसा नहीं है। स्पीकर को पहले मेंबर होना पड़ेगा लोकसभा का, तभी वो स्पीकर बन सकता है। ही सी इंटेंड टू रिजाइन, द लेटर ऑफ हिज रिजाइनेशन हैज टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर, तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, ओनली थर्ड, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट, कि पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर स्पीकर के ऑफिस की बात करी जाए तो। देखते हैं, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, रिपीट हो गया है, बिल्कुल नहीं होगा प्रेसिडेंट से। ही नीड नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस एट अ टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द, रिपीट हो गया है, नहीं है बिल्कुल। ही लॉस इज ऑफिस इफ द हाउस इज डिसॉल्व बिफोर द एंड ऑफ हिज नॉर्मल टेन्योर, नहीं। ये स्पीकर कभी भी, मानिए कोई गवर्नमेंट गिर गई और मेजोरिटी खो गई, अपनी मेजोरिटी पार्टी में है जो लोकसभा में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर, स्पीकर इसको एड्रेस करेगा, स्पीकर रिजाइन नहीं करेगा। क्लियर, देन आफ्टर ही इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ रिजाइनेशन इज टू एड्रेस टू डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल सही है, डी सही है। हु इज जनरली अपॉइंटेड आ प्रोटर्म स्पीकर, देखो प्रोटर्म स्पीकर क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मानिए कोई नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट क्या हुआ, इलेक्शन के बाद कोई मेजोरिटी में आ गई। अब क्या होता है कि जो मेंबर आते हैं नए लोकसभा के अंदर या जो पुराने फिर से इलेक्ट होकर आते हैं तो उनको शपथ तो दिलानी पड़ती है। अब शपथ दिलाने के लिए किसको, प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। क्लियर, तो उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीकर अपॉइंट डायरेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं, स्पीकर में टाइम दिया जाता है और जो प्रो टर्म स्पीकर है उसको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर, देखते हैं अपन। देखो, द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, बिल्कुल नहीं, प्रो टर्म स्पीकर नया होता है। द डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, नहीं। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, बिल्कुल राइट है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वही वो प्रो टर्म स्पीकर बनेगा, बट ये कंडीशन नहीं है। सीनियर को अपन क्या कर देते हैं, जो सीनियर मेंबर होता है उस पार्टी का, उसको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए उसको प्रो टर्म स्पीकर बना देते हैं। हालांकि प्रो टर्म स्पीकर का काम सिर्फ ओनली ये होता है कि जो नए मेंबर आए हैं लोकसभा के अंदर और जो री इलेक्ट होके आए हैं, जो भी मेंबर है लोकसभा के, उनको शपथ दिलाना। क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन दी oath of the new member or the member of the Lok Sabha, the leader of the opposition party in the outgoing Lok Sabha, बिल्कुल नहीं। द फंक्शन ऑफ द प्रोटर्म स्पीकर इज, तो मैंने बताया था प्रोटर्म स्पीकर फंक्शन क्या है, सिर्फ ओनली शपथ दिलाना, ओथ दिलाना टू द मेंबर ऑफ द लोकसभा। देखते हैं अपन, कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, बिल्कुल नहीं, ये काम तो सिर्फ ओनली डीवाई स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का काम है। अगर स्पीकर एब्सेंट होगा तो डीवाई स्पीकर पूरी जो भी ये प्रोसीडिंग है वो संभालेगा स्पीकर की। क्लियर, अगर स्पीकर एब्सेंट होगा, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ मेंबर वही करता है प्रोटर्म स्पीकर, ये सही है। ऑफिशिएट एज अ स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, देखो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इलेक्टेड नहीं हुआ तो वो पुराना स्पीकर है वही करेगा। ओनली चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द मेंबर आर इन ऑर्डर, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, बी सही है। चलते अपन आगे।
द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक यूज ऑफ इस कास्टिंग वोट ओनली। देखो, स्पीकर जो होता है वो कभी भी हाउस में वोट नहीं डालता, क्लियर, वो कास्टिंग वोट डालता है। कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है? दो पार्टी हैं, कोई भी वोट डाल रही है, मानिए 12 वोट इनके डले और 12 वोट इनके डले, अब ये इक्वल कंडीशन आ गई। देन आफ्टर स्पीकर का काम स्टार्ट होता है, फिर वो स्पीकर डिसाइड करेगा इक्वलिटी कंडीशन में, जिसको वोट दे डालेगा वो जीतेगा। देख रहे हो, ये मतलब क्या कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस में होता है, जब स्पीकर बड़ा खुश होता होगा, जब ऐसा होता होगा, हा मेरा काम आ गया, अब तो मैं काम करूँगा, अब बताओ, फिर हाथ जोड़ते होंगे दोनों पार्टियां, भाई हमारे फेवर में। देन आफ्टर स्पीकर डिसाइड, बट स्पीकर हमेशा जो मेजोरिटी में पार्टी होगी, जिस पार्टी का वो मेंबर होगा, उसी को वोट देगा। ये भी ध्यान रखना। क्यों देगा भाई? क्योंकि क्या है, ब्रिटेन और इंडिया में बड़ा ही फर्क है स्पीकर में। ब्रिटेन में क्या होता है कि अगर स्पीकर चूज करा जाता है तो उसे अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, वो अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करेगा। ओम बिरला जी जो कोटा से जीते हैं, कोटा की कंस्टिट्यूंसी है उनकी, जो कि मेंबर बन के आए हैं लोकसभा के, वो स्पीकर हैं अभी, ओम बिरला जी। और ओम बिरला जी ये नहीं है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो अभी भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा से सांसद है। क्लियर? देखते हैं अपन। टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? इन केस ऑफ कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है। इन केस ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल गलत है। इन केस ऑफ टाई व्हेन वोट आर इक्वली डिवाइडेड, मैंने बताया ना, 12 वोट इनके 12 वोट इनके, देन आफ्टर स्पीकर वर्क स्टार्टेड। क्लियर? सब हाथ जोड़ रहे हैं, बट वो उसी को देगा जिनकी पार्टी से होगा। क्लियर? चलते अपन आगे। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? पहला स्पीकर कौन रहा था इंडिया का? तो जेवी मालवनकर। क्लियर? ये पहले स्पीकर रहे थे, याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आते हैं फैक्चुअल। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव इन द लोकसभा। देखो 1954 में एक स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था, और वो है जीवी मावलकर के खिलाफ वी कैन से पास किया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर को हटाने के लिए। हालांकि इसको लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया था, याद रखना। जेपी कृपलानी साहब थे, उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने पास किया था। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पहली फीमेल स्पीकर कौन रही हैं? तो मीरा कुमार। ये कब से कब तक? 2009 से 2014 तक ये रही हैं मीरा कुमार। क्लियर? याद रखना, पहली स्पीकर, फीमेल स्पीकर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्पीकर जो बनी थी 2014 में, वो इंदौर की सांसद थी, ताई उनको शॉर्ट में बोलते हैं, इंदौर की सांसद, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट होने वाली लोकसभा में हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सुष्मिता ताई हैं, कौन है याद नहीं आ रहा, देख लेना आप। क्लियर? इनके बाद बनी थी। इन केस ऑफ डिप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडेड द लोकसभा ही हैज टू राइट टू, अगर मानिए स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है, किसको? लोकसभा को। तो देखो क्या होता है, डिप्टी स्पीकर जब प्रिसाइड करता है लोकसभा को, तो उनके पास सारी पावर होती है स्पीकर की। देखते हैं, देखो, टू टेक पार्ट इन डेलिब्रेशन, वोट ऑन एनी प्रपोजिशन बिफोर द हाउस एज अ मेंबर, नहीं, वो तो कास्टिंग वोट डालते हैं। वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, देखो इक्वालिटी वोट हो जाए, कास्टिंग वोट डाला जाता है स्पीकर। क्लियर? अगर स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर स्पीकर की पोस्ट निभा रहा है, तो वो भी कास्टिंग वोट करेगा। क्लियर? क्योंकि पूरी पावर स्पीकर की उनके पास आ जाएगी। क्लियर? जो कि अंडर आर्टिकल नंबर 95 में दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा? 1994 में सबसे पहले ट्राइबल स्पीकर बने थे, जिनका नाम है पीए संगमा। क्या है? पीए संगमा, याद रखना। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, लोकसभा सेक्रेटेरिएट स्पीकर के कंट्रोल में होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के कंट्रोल में। चलते अपन आगे। In the case of election of the Lok Sabha, the amount of security deposited by general category candidate and SC/ST candidate respectively, देखो क्या होता है कि जब कोई भी कैंडिडेट लोकसभा की सीट के लिए खड़ा होता है या फिर कोई भी पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है, तो उसे कुछ सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है।
क्लियर। जब नॉमिनेशन करने जाता है तो सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है। अगर 1/6 वोट से कम मिले तो उसकी सिक्योरिटी डूब जाती है, अगर 1/6 से वोट ज़्यादा मिले तो उसकी सिक्योरिटी वापस हो जाती है। समझे मेरी बात को। देखो क्या है कि आगे पूछा है कि लोकसभा के लिए कोई मेंबर खड़ा होगा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी सबमिट करनी पड़ेगी। देखो जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ा दी है, जनरल कैटेगरी पीपल को कितनी 25,000 सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर। देन आफ्टर SC ST को 12,500 सबमिट करने पड़ेंगे। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी को अगर विधायक बनना है, विधायक के लिए 10,000 करने पड़ेंगे, 10,000 जनरल कैटेगरी। और SC ST के लिए है 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर लोकसभा पूछ रहा है तो 25,000 और 12,500 फॉर SC एंड ST चलते बनाएंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस इन द लोकसभा। ये पूछ रहा है कि बताइए कितनी स्टेज में लोकसभा के अंदर बिल पास किया जाता है। देखो 3 स्टेज होती है, याद रखना 3 स्टेज। अब समझते हैं 3 स्टेज क्या है। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो भी मेंबर want to pass a bill ask for लीव के लिए, छुट्टी के लिए मांगता है कि मुझे बिल पास करना है, मुझे कुछ दिन की लीव चाहिए। क्लियर। अगर स्पीकर लीव दे देता है तो फिर ये मेंबर वीकेंड से अपना इंट्रोड्यूस करता है बिल को, इंट्रोड्यूस अ बिल इन द लोकसभा। क्लियर। सेकेंड स्टेज आएगी, सेकेंड स्टेज में वीकेंड से इसकी स्टडी करी जाएगी बिल की। क्लियर। देन आफ्टर, इसमें भी 2 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में स्टडी करी जाती है सारे मेंबर के द्वारा। देन सेकेंड स्टेज में जो पार्लियामेंट कमेटी और जॉइंट कमेटी होती है वो क्लॉज बाय क्लॉज इसकी स्टडी करते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज बिल की स्टडी करते हैं। क्लियर। जो भी चेंजेस होते हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इसमें गलत कर रहे हो, ये ऐसा चेंजेस करिए। क्लियर। वो डिपेंड करता है मेंबर के ऊपर और जो बिल पास कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके क्लॉज को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। क्लियर। थर्ड स्टेज में देन फाइनली बिल को पास किया जाता है, डिस्कशन स्टार्ट होता है, पूरे मेंबर इस पर डिस्कस करते हैं, अमेंड करते हैं। देन आफ्टर ये 3 स्टेज में पास किया जाता है। देखते हैं अपन ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। देखो क्या, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस इन लोकसभा। देखो ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग, ड्यूरिंग रिपोर्ट स्टेज, ड्यूरिंग थर्ड स्टेज में डिस्कशन होता है। क्योंकि क्या है 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में वो लीव मांगता है मेंबर कि मुझे बिल पास करना है, स्पीकर साहब मुझे लीव दीजिए, और स्पीकर ने अगर लीव दे दी तो वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड स्टेज में रीड करा जाता है बाय सम ऑफ मेंबर। देन आफ्टर ए जॉइंट कमेटी या पार्लियामेंट कमेटी पे जाता है जो कि क्लॉज बाय क्लॉज इसकी स्टडी करते हैं। देन आफ्टर इसके बाद वो रिकमेंडेशन देते हैं, अगर कुछ चेंजेस होंगे वो डिपेंड करता है। देन आफ्टर रियल डिस्कशन स्टार्ट होता है ऑन द थर्ड स्टेज। याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा इन कंपेरिजन टू द राज्यसभा। ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है अगर राज्यसभा से कंपेयर किया जाए। देखो अ मनी फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल। बिल्कुल राइट है। मनी बिल अंडर आर्टिकल नंबर 1110 के अंदर मनी बिल, ये पूरा लोकसभा के पावर है, लोकसभा ही पास कर सकती है। क्लियर। ये एक्सक्लूसिव पावर है। रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल, बिल्कुल पावर है। रिजेक्शन और अमेंडमेंट मनी बिल का सिर्फ ओनली यही कर सकते हैं लोकसभा। राज्यसभा पर मनी बिल की कोई पावर नहीं है। राज्यसभा पर जाता जरूर है मनी का बिल, बट वो 14 डेज में उनको रिटर्न करना पड़ता है। क्लियर। देन आफ्टर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल राइट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली, नॉट इन द राज्यसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। याद रखना। क्लियर। देन आफ्टर कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये तो सिर्फ राज्यसभा की पावर है, तो ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं कह सकते। तो 1, 2, 3 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द वुमेन मेंबर ऑफ द 15 लोकसभा। ये पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू द वुमेन मेंबर ऑफ 15 लोकसभा। 15 लोकसभा के अंदर
कितनी वुमेन इलेक्ट करी गई थी। पहले तो नंबर जान लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा क्योंकि पुराना है। 63 वुमेन इलेक्ट होकर आई थी किसमें, 15 लोकसभा में। तो दे आर लेस देन 10%, बिल्कुल गलत है क्योंकि मोर देन 10% है। मैक्सिमम दम बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही है। दी 3 मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम वुमेन मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा इलेक्ट होकर आई थी। ये तीनों सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों और थर्ड पार्ट भी कंप्लीट करा दिया पार्लियामेंट का। क्लियर। जल्दी ही आपको परसों फोर्थ पार्ट ही मिल जाएगा। पार्लियामेंट बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बड़े हर एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको पार्लियामेंट इसी तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। मिलते हैं हम परसों, तब तक के लिए जय हिंद।